नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। कभी वो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा के देख लो, तो कभी वो कहते हैं कि हम 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। कभी वो कहते हैं कि जिस लाल किले से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वो लाल किला हमारा है। और वो ये भी कहते हैं कि हमने 700 साल तक इस हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। फिर भी वो भारत माता की जय बोलने से इनकार कर देते हैं, लेकिन ऊपर से दिन भर संविधान की दुहाई देते हैं। और उसी संविधान की शपथ लेकर वो संसद में जय फिलिस्तीन का नारा बुलंद करते हैं, यानी भारत माता की जय से इनकार और मुंह में फिलिस्तीन के लिए जय जयकार। हम बात कर रहे हैं ओवैसी ब्रदर्स की, यानी असद उद्दीन ओवैसी और अकबर उद्दीन ओवैसी की, जो न सिर्फ बार बार महाराष्ट्र के चुनाव में 15 मिनट की बात कर सीधे सीधे हर हिंदू को ललकार रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र का माहौल भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा, अकबर उद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा था कि उन्होंने अपने भाषण में यह कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। लेकिन अब 12 साल बाद फिर से ओवैसी ब्रदर्स 15 मिनट की बात कर रहे हैं। आखिर यह मानसिकता क्या है जो हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन दोनों अपनी जुबान से जहर उगलते रहते हैं? आखिर इतना जहर इनके अंदर आया कहां से? इसका पूरा सच हम आपको बताएंगे। हम आपको आज बताएंगे कि ओवैसी, उनके परिवार, उनकी पार्टी का हिंदू विरोधी इतिहास क्या है। आज पूरा सच में आपको बताएंगे कि ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिसे MIM की कोख से जन्मी है जो पार्टी, उसके हाथ किस तरह से हिंदुओं के खून से रंगे हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे हैदराबाद के उस कसाई का पूरा सच, जिसके हाथों से ओवैसी के परिवार को AIMIM की कमान मिली थी। साथ ही हम आपको आज बताएंगे जिस बाबा साहब अंबेडकर का नाम ओवैसी दिन भर रटते हैं, आखिर उन्हीं बाबा साहब के ओवैसी की पार्टी के लिए क्या विचार थे बाबा साहब के, आज हम आपको बताएंगे। आज हम आपको ओवैसी की पुरानी पार्टी से जुड़े रजाकारों का पूरा सच भी बताएंगे, जिन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मां और बहन को जिंदा जलाकर मार डाला था। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि असद उद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में कल रात क्या कहा और क्या किया। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी और डिप्टी सीएम फडणवीस के बीच जुबानी जंग चल रही है। सोलापुर में पुलिस ने मंच पर ही ओवैसी को भड़काऊ भाषण देने से बचने का नोटिस थमा दिया। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने फिर 15 मिनट का जिक्र किया। हालांकि तुरंत बाद उन्होंने गलती होने की एक्टिंग की और अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर कहा वेरी सॉरी। आप भी देखिए ओवैसी का ये पूरा ड्रामा। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ, 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो, 9:45। अरे तो मैंने लिखा नोटिस में, सुनो आप मीडिया वालों, 9:45 घड़ी चेक कर लो तुम्हारी भी। तो मैंने नोटिस में लिखा, फारूक सही बोल रहा ना, कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा ना? यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, माशाल्लाह। तो आपने असद उद्दीन ओवैसी का यह पूरा ड्रामा देख लिया है, लेकिन क्या इन तस्वीरों में आपकी नजर किसी खास चीज पर पड़ी? नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको बताते हैं इन तस्वीरों में खास बात क्या है। ध्यान से देखिएगा इन तस्वीरों को। जिस मंच पर ओवैसी भाषण दे रहे हैं, उस मंच के पीछे भारत के संविधान की तस्वीर लगी हुई है, वो भी बहुत बड़ी। अब सवाल उठता है कि जिस मंच पर देश के संविधान की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हैं, उस मंच से खुद को बैरिस्टर बताने वाले ओवैसी हिंदुओं को चिढ़ाने का, भड़काने का, नाराज करने का काम क्यों कर रहे हैं? भले ही ओवैसी के छोटे भाई अकबर उद्दीन को कोर्ट ने
संदेह का लाभ देकर 15 मिनट वाले भाषण में बरी कर दिया हो, लेकिन सारी दुनिया ने देखा और सुना है कि अकबरुद्दीन ने उस 15 मिनट वाली स्पीच में क्या कहा था। उन्होंने सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की। और अब 12 साल बाद खुद को बैरिस्टर कहने वाले ओवैसी संविधान की तस्वीर से सजे मंच से एक तरह से उसी संविधान का मजाक बना रहे हैं जो संविधान हमें धर्मनिरपेक्षता की सीख देता है। तो बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुबहान अल्लाह। बड़े भाईजान का यह हाल है तो छोटे भाईजान भी पीछे नहीं है। बात असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की करें तो वो भी अपने 15 मिनट वाले विवादित बयान को चुनावी रैलियों में दोहराकर नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। पिछले दिनों अकबरुद्दीन ने महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान इशारों ही इशारों में अपने 15 मिनट वाले विवादित बयान का जिक्र न सिर्फ समाज को बांटने के लिए किया बल्कि संविधान का उन्होंने एक तरह से मजाक भी उड़ाया। दरअसल अदालत ने उन्हें इस मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था और अब इसी का लाभ उठाकर वो हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए 15 मिनट का बार बार जिक्र करते हैं। आइए सुनते हैं अकबरुद्दीन का विवादित बयान। 45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। तो अकबरुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के इस विवादित बयान को 12 साल पहले दिए उनके भड़काऊ भाषण से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल 2012 में अकबरुद्दीन ने 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था। आरोपों के मुताबिक तब उन्होंने कहा था कि देश से 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। अकबरुद्दीन ने यह बयान 24 दिसंबर 2012 को हैदराबाद के पास आदिलाबाद में एक चुनावी रैली में दिया था। आरोप लगे थे कि उन्होंने न सिर्फ हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है बल्कि मुसलमानों को भी उकसाने का प्रयास किया है। उनके इस विवादित बयान से देश में सियासत गर्मा गई और 28 दिसंबर 2012 को अकबरुद्दीन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में बाद में अकबरुद्दीन को गिरफ्तार किया जनवरी 2013 में और इस मामले में 30 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे और FSL की रिपोर्ट में हेट स्पीच वाले वीडियो में उनकी आवाज होने की पुष्टि भी हुई थी, लेकिन कोर्ट ने ओवैसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, यानी संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि 24 दिसंबर 2012 को आदिलाबाद में अकबरुद्दीन ने क्या कहा था। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। इस बीच ओवैसी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने ओवैसी बंधुओं को वोट का सौदागर करार दिया है। आइए सुनते हैं भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया। तौकी रजा कहे मैं दिल्ली को घेर लूंगा, ओवैसी कहे 15 मिनट में बता दूंगा, आबिद कहे कि ये पाकिस्तान होता लखनऊ तक। ये वोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को कहना चाहता हूं, डरे हुए मुसलमान की बात करते हैं, हिंदुओं को चिढ़ाते हैं। आपके पूर्वज रजाकार हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। आप याकूब मेनन को आतंकवादी नहीं बोल सकते, बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बोल सकते, परंतु अगर आपने 15 मिनट की बात वापस से दोहराने का प्रयास किया, आपके मन में जो हिंदुओं के प्रति नफरत उसको दोहराने का वापस से प्रयास किया, ओवैसी जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार है। बोलने का प्रयास करेंगे, कानूनी रूप से कार्रवाई होगी। आइए अब जानते हैं कि ओवैसी की 15 मिनट वाली ये राजनीति है क्या। दरअसल इसके जरिए वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ओवैसी की मजलिस महाराष्ट्र की 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कई ऐसी सीटें हैं
जहां मुसलमान मतदाता जो हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, वो चुनावी नतीजों पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। शायद इन्हीं वोटरों को लुभाने के लिए, लामबंद करने के लिए वो नफरती हथकंडे अपना रहे हैं। ओवैसी की पार्टी 2014 के विधानसभा चुनावों में 22 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटें औरंगाबाद सेंट्रल और भाईकला पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। और इस सफलता के बाद पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में जस्ट डबल 44 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। और मजलिस पुरानी सीटें बचाने में भले ही कामयाब नहीं रही, लेकिन मालेगांव सेंट्रल और धुले शहर से जीत हासिल कर विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या जो 2 थी पिछले 2014 में, उसको 2019 में भी 2 की संख्या पर उसने बरकरार रखा। और इस बार ओवैसी अपने विधायकों को और ज्यादा तादाद में जिताना चाहते हैं, एक राजनीतिक ताकत महाराष्ट्र में बनना चाहते हैं। तो ये तो हुई चुनावी गणित की बात, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ओवैसी ब्रदर्स की मानसिकता क्या है। दरअसल इनका और इनकी पार्टी AIMIM का यही पुराना रिकॉर्ड रहा है। ओवैसी आए दिन भड़काऊ और विवादित बयान देते रहते हैं। दरअसल इसके पीछे है इनकी जड़ें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इनकी पार्टी AIMIM आई कहां से, इस पार्टी की बुनियाद क्या है, इसका उद्गम कहां से हुआ। ये पूरा सच समझना और जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए इतिहास के झरोके में झांकते हैं और चलते हैं 97 साल पहले। बात 1927 की है। 1927 में हैदराबाद के निजाम की सलाह पर एक दल बनाया गया, एक पार्टी बनाई गई। इस पार्टी का नाम रखा गया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM। और हैदराबाद का इस्लामीकरण करने के लिए कट्टरपंथी MIM का गठन हुआ था। इसका लक्ष्य था हैदराबाद का इस्लामीकरण करना। और इस MIM का लक्ष्य हैदराबाद में शरिया और इस्लामी कानून की स्थापना करना था। MIM ने पाकिस्तान की मांग और मोहम्मद अली जिन्ना का जोरदार समर्थन किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि MIM बाद में जाकर आजादी के बाद AIMIM बन गई, जिसके अध्यक्ष आज असद-उद्दीन ओवैसी हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि MIM अपने गठन के साथ ही हैदराबाद में अपनी कट्टरपंथी विचारधारा थोपने में जुट गई थी, जिसका असली चेहरा जो था वो हिंदू विरोधी चेहरा था। और इसका खूनी खेल हद से आगे बढ़ता है 40 के दशक में जाकर। जब जिन्ना की पाकिस्तान की मांग ने हवा पकड़ ली तो हैदराबाद में जिन्ना के इन गुर्गों ने इन रजाकारों की सेना तैयार कर ली, जो हिंदुओं पर भयानक अत्याचार करती थी। मामला तब और बिगड़ गया जब 1946 में इस MIM की कमान कासिम रिजवी के हाथों में आ गई। ये कासिम रिजवी नाम ध्यान रख लीजिए अपने मन में, इसके आगे कहानी हम सुनाएंगे। और कासिम रिजवी के हाथों में कमान आते ही हिंदुओं पर जुल्म की हर इंतहा पार हो गई। ये कासिम रिजवी ना केवल रजाकारों का नेता था, बल्कि ये हैदराबाद की कट्टरपंथी पार्टी MIM यानी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन का नेता भी था। ये वही MIM है जिसके नाम के आगे सिर्फ ऑल इंडिया लगाकर इसे AIMIM बना दिया गया है। और उसके नेता असद-उद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी परिवार और कासिम रिजवी का जो रिश्ता था, उसका पूरा सच हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर कासिम रिजवी कौन था। तो 1946 में कट्टरपंथी कासिम रिजवी MIM का मुखिया बना। कासिम रिजवी ने MIM के साथ 1.5 लाख रजाकारों की सेना बनाई। और कासिम रिजवी के इशारे पर रजाकारों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। रजाकारों की सेना पर हैदराबाद में करीब 2 लाख हिंदुओं के कत्ल का आरोप है। और रजाकार हैदराबाद के हिंदुओं से जजिया कर वसूलते थे। कासिम रिजवी हैदराबाद को अलग देश बनाए जाने का समर्थक था। और कासिम रिजवी के जो सीधे संबंध थे, जो सीधे तार थे, वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जुड़े हुए थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस कासिम रिजवी की MIM का ओवैसी की AIMIM से क्या संबंध है। दरअसल MIM की कोख से ही AIMIM यानी ओवैसी की खानदानी पार्टी का जन्म हुआ है। दरअसल आज़ादी के बाद जब कासिम रिजवी के दबाव में हैदराबाद के नवाब ने भारत में विलय से इनकार कर दिया, तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के आदेश पर भारतीय सेना हैदराबाद में दाखिल हो गई। और महज 4 दिनों के अंदर हैदराबाद के नवाब और कासिम रिजवी और उसके रजाकारों की सारी हेकड़ी निकल गई। लेकिन इसके बाद ओवैसी परिवार किस तरह से सीन में आया, वो अब हम आपको बताते हैं। दरअसल
1948 में कासिम रिजवी को गिरफ्तार किया गया और एमआईएम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये ऑपरेशन पोलो के बाद। फिर 10 साल बाद करीब 1957 में गद्दार कासिम रिजवी को नेहरू सरकार ने रिहा कर दिया। कासिम रिजवी ने जेल से छूटने के बाद पाकिस्तान में बसने का फैसला किया। भारत सरकार भी ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान जाकर बस जाए, और पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी ने एमआईएम की एक आखिरी बैठक बुलाई। इस बैठक में कासिम रिजवी ने एमआईएम की कमान एक युवा वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप दी। इन्हीं अब्दुल वाहिद ओवैसी के पोते हैं आज के हमारे असद उद्दीन ओवैसी। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने एमआईएम की कमान लेने के बाद सिर्फ एक बदलाव किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने एमआईएम का नाम बदलकर उसके आगे ऑल इंडिया लगाकर AIMIM कर दिया, यानी इसके नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ दिया बस। इसके बाद अब्दुल वाहिद ओवैसी सांप्रदायिक भाषण देने के आरोप में 14 मार्च 1958 को गिरफ्तार हुए और भड़काऊ भाषण, दंगा फैलाने, हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने के तहत उन पर मुकदमा चला। वो बाद में बरी भी हो गए इस मुकदमे से, लेकिन और अब्दुल वाहिद ओवैसी इस केस में पूरे 11 महीने तक आंध्र प्रदेश की चंचलगुडा जेल के अंदर बंद रहे थे, कैद रहे थे। तो आज ओवैसी खूब दलितों की बात करते हैं, जय भीम जय मीम का नारा लगाते हैं। महाराष्ट्र में जाकर वो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की दुहाई देते हैं, उनकी संविधान की कसमें खाते हैं। लेकिन ओवैसी साहब को ये नहीं मालूम कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनकी पैतृक पार्टी MIM को लेकर क्या कहा था, डॉक्टर अंबेडकर के क्या विचार थे रजाकारों के लिए, ये उनको नहीं पता। दरअसल ये बहुत कम लोग जानते हैं कि कासिम रिजवी और रजाकारों का सबसे ज्यादा कहर टूटता था दलित हिंदुओं पर। ये रजाकार कासिम रिजवी की अगुवाई में हैदराबाद के दलितों का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करवाते थे, और जो दलित हिंदू इनकी बात नहीं मानते थे, जो दलित हिंदू की बात नहीं मानते थे, उनको उनके ऊपर जुल्म सतम का उनके ऊपर ढाए जाते थे और जुल्म सतम का सामना इन दलित हिंदुओं को करना पड़ता था। और रजाकारों की सेना दलितों के पूरे गांव में आग लगा देती थी और दलितों के साथ हत्याएं, लूटपाट और बलात्कार आए दिन होते थे। और तब डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। तब उन्होंने हैदराबाद के दलितों के उत्पीड़न पर 27 नवंबर 1947 के दिन एक कड़ा बयान दिया था, और यह बयान प्रकाशित हुआ है बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय के खंड 35 के पेज नंबर 359 पर। इस ग्रंथ को भारत सरकार ने प्रकाशित किया, इसकी सत्यता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। और डॉक्टर अंबेडकर ने उस बयान में जो कहा था उसे अब आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दिन कहा कि मुझे हैदराबाद से दलितों ने कई शिकायत भेजी है। दलितों ने मुझसे कहा है कि मैं उन्हें इन कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए कुछ करूं जो वो पाकिस्तान और हैदराबाद में उनके ऊपर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान से उन्हें भारत नहीं आने दिया जा रहा है। हैदराबाद में मुस्लिम आबादी बढ़ाने के लिए दलितों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर आगे लिखते हैं कि हैदराबाद में दलितों के दिलों में दहशत फैलाने के लिए इत्तेहादुल मुसलमीन यानी MIM उनके घर जला रहे हैं। मैं दलितों को हैदराबाद छोड़कर भारत आने का खुला निमंत्रण देता हूं। अंबेडकर आगे लिखते हैं कि मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान और हैदराबाद रियासत के मुसलमानों पर भरोसा करने से दलित समाज का विनाश होगा। दलित वर्ग हिंदू समाज से नफरत करता है, इसलिए मुसलमान हमारे मित्र हैं, ये मानने की बुरी आदत दलितों को लग गई है, जो बहुत गलत है। मुसलमान तो अपने लिए दलितों का साथ चाहते हैं, लेकिन बदले में वे कभी दलितों का साथ नहीं देते हैं। तो इतनी कठोर बात डॉक्टर अंबेडकर ने ओवैसी की पैतृक पार्टी के लिए कही थी। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर ने रजाकारों और ओवैसी की पैतृक पार्टी MIM के लिए क्या कहा था। लेकिन शायद ओवैसी बाबा साहेब के इन विचारों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखते हैं, और शायद ओवैसी की तरह ही दिन भर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डॉक्टर अंबेडकर के इन विचारों को नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता तो वो शायद यूपी के CM योगी के भगवा कपड़ों पर विवादित बयान देने के बजाय उन रजाकारों के बारे में बोलते जिन्होंने खुद खड़गे की मां और बहन को जिंदा जला दिया था। दरअसल आजकल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी के CM योगी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बीच वाक युद्ध चल रहा है। खड़गे ने योगी पर तंज कसते हुए कहा था कि कई नेता साधु के भेष में
रहते हैं और उनके सर पर बाल भी नहीं है। और ऐसे लोग जो गेरुआ कपड़े पहनते हैं उन्हें राजनीति से बाहर हो जाना चाहिए। और खड़गे के इस विवादित बयान पर इसे हिंदुओं का अपमान बताया और योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे गुस्सा करना चाहते हैं तो उन्हें हैदराबाद के निजाम पर करना चाहिए, जिनके रजाकारों ने उनकी मां, बहन और परिवार के सदस्यों को जिंदा जला दिया था। योगी ने आरोप लगाया था कि खड़गे जानबूझकर रजाकारों का नाम लेने से बचते हैं। अब इसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान सामने आया है। प्रियांक खड़गे ने कहा है कि उनके परिवार को रजाकारों ने जिंदा जलाया था, ना कि सारे मुसलमानों ने। उन्होंने सीएम योगी को नफरत की राजनीति ना करने की सीख भी दी। तो आइए अब सुनते हैं कि सीएम योगी का वो बयान जिसमें उन्होंने बताया था कि खड़गे के परिवार को रजाकारों ने जलाया था, जिसकी पुष्टि अब प्रियांक खड़गे ने भी कर दी है। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए। मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से कटेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि हैदराबाद को कैसे आजादी मिली, किनसे आजादी मिली और हैदराबाद की हिंदू जनता पर वहां के निजाम और उसके रजाकार कैसे अत्याचार करते थे। ये सारी जरूरी बातें कांग्रेस ने हमेशा देश को बताने से परहेज किया है, क्योंकि शायद ये उसके नैरेटिव को सूट नहीं करता है। हैरत की बात है कि खुद कांग्रेस के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैदराबाद में हुए अत्याचार के शिकार हैं। दलित परिवार से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे हैदराबाद के निजाम की प्रजा थे और हैदराबाद की आज़ादी से पहले खड़गे की मां, उनकी बहन, उनकी चाची और अन्य रिश्तेदारों को उनकी आंखों के सामने रजाकारों ने जिंदा जला दिया था और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। आइए बात खुद खड़गे जी के मुंह से सुनते हैं। मेरा दुर्दैव है क्योंकि मैं अपने मां को देख नहीं सका, मेरे बहन को देख नहीं सका, मेरे भाई को देख नहीं सका, मेरे चाचा को देख नहीं सका, क्योंकि मेरा घर उस वक्त जल गया जिस वक्त वहां हैदराबाद लिबरेशन में ये दंगे चल रहे थे। उस दंगे में मेरा पूरा घर चले और मैं एक ही घर में बचा, मैं और मेरे पिताजी, वो दोनों बचे। मैं ये 1946 की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर 46, 47, 48 में दंगे हुए। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कौन है वो हिंदू महिला, कृष्ण की भक्त, जो अब संभालेगी अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा। मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए, उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार।
आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डिकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। एनटीपीसी ग्रीन, अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड, ब्राइटनिंग इंडियाज टुमारो विद ग्रीन वॉट्स। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है। और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। तुलसी हाल में ही डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी और साल 2020 में तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की थी। हालांकि उन्हें पर्याप्त समर्थन न मिलने के बाद अपनी दावेदारी वापस लेनी पड़ी थी। तुलसी गबार्ड की मां ने हिंदू धर्म अपना लिया था और गबार्ड अमेरिका में जन्मी थी, लेकिन उनकी मां ने हिंदू संस्कृति के अनुसार अपनी बिटिया तुलसी का पालन पोषण किया और तुलसी में ये गुण आज भी नजर आते हैं। तुलसी अक्सर हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में भजन गाती हैं और जय जयकार लगाती है भगवान श्री कृष्ण की। आइए देखते हैं तुलसी का एक ऐसा ही अलग अंदाज। Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai. Now please join me now as we chant the names of Krishna together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Please chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. तो ये थी कृष्ण भगवान की भक्त तुलसी, जो अब संभालेंगी अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी खास मुद्दे के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।